नमस्कार मित्रों। जिस तरह से विगत दिनों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, खास तौर से हिमाचल की तराई वाले इलाकों में और देश के अन्य हिस्सों में जिस तरह से भूस्खलन की घटनाएं हो रही है, वो निश्चित तौर पर चिंतित करने वाली है। जब हम समाज की बात करते हैं, जब हम समाज के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की बात करते हैं, तो भूस्खलन आपदा से जान माल की सुरक्षा सभी के लिए अपरिहार्य हो जाती है। देश भर में पहाड़ी ढलानों पर मानव बरसाहट की उच्च दर को देखते हुए भूस्खलन के कारण सुरक्षा की दिशा में राष्ट्रीय अनिवार्यता बढ़ती जा रही है। भूस्खलन उन खतरों में महत्वपूर्ण है जो मानव जीवन और संपत्ति के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। अनुमान है कि कई विकासशील देशों में भूस्खलन के कारण आर्थिक नुकसान सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 1 से 2% के बीच पहुंच सकता है। भूस्खलन के खतरे, भूस्खलन के जोखिम का मूल्यांकन और उसे कम करना विकासशील देशों में टेक्नोक्रेट और निर्णय क्षमताओं के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। क्योंकि भूस्खलन के कारण होने वाली 80% मौतें विकासशील देशों में ही होती है। खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा भूस्खलन के खतरे से ग्रस्त इलाके जैसे उत्तर पूर्व हिमालय, जिसमें दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय भी शामिल है, उत्तर पश्चिम हिमालय जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य भी शामिल है, पश्चिमी घाट और कोंकण की पहाड़ियों जिसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के इलाके मुख्य रूप से आते हैं। यहाँ पर भूकंप, यहाँ पर भूस्खलन, यहाँ पर फ्लड का बहुत ज्यादा खतरा मौजूद है। आखिर हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है, आइए इस पर भी एक निगाह डालना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि भूस्खलन सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में सामने आता है। यह एक प्रकार का वृहद पैमाने पर अपक्षय है जिससे गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में मिट्टी और चट्टान समूह लगातार खिसक कर ढाल के नीचे गिरता जाता है। भूस्खलन में 5 चीजें शामिल होती है, मुख्यतः गिरना, लटकना, फिसलना, फैलाना और प्रभाव। ये एक चित्र से भी आपको बहुत स्पष्ट हो गया होगा। भूस्खलन के अनेक कारण होते हैं, विशेष तौर पर जब ढलान संचलन नीचे की ओर होता है तो भूस्खलन बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। भूस्खलन के मुख्यतः 3 कारकों की यदि मैं बात करूं, भूविज्ञान, भू आकृति विज्ञान और मानव गतिविधि। भूविज्ञान भू पदार्थों की विशेषताओं को संदर्भित करता है। भू आकृति विज्ञान भूमि की संरचना को संदर्भित करती है और मानव गतिविधि जिसमें कृषि और निर्माण कार्य विशेष रूप से शामिल होते हैं, इससे भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की यदि मैं विशेष तौर पर बात करूं तो भूस्खलन के संभावित क्षेत्र विशेष तौर पर हैं संपूर्ण हिमालय पथ, उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पहाड़ियां, उसमें पहाड़, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु कोंकण क्षेत्र में नीलगिरी भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में शामिल है। भूस्खलन का ऐसा नहीं है कि निवारण नहीं किया जा सकता। भूस्खलन के निवारण करने के लिए विकास कार्यों पर हमें प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। बांध बनाने जैसी गतिविधियां, इन क्षेत्रों में सड़क बनाने जैसी गतिविधियों पर उस प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। कृषि, नदी घाटी और मध्यम ढाल वाले क्षेत्रों तक ही यह कार्य को सीमित करना पड़ेगा। उच्च सुभेद्यता वाले क्षेत्रों में बड़ी बस्तियों के विकास पर हमें नियंत्रण
स्थापित करना पड़ेगा। जल बहाव को कम करना पड़ेगा और जल बहाव को कम करने के लिए वृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा देना और पानी की उपलब्धता को हमें सुनिश्चित करना होगा। झूम खेती या स्थानांतरित कृषि वाले क्षेत्रों में भी हमें सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने इसमें कोई काम नहीं किया है। लगातार आपदा की प्रवृत्ति के अनुसार क्षेत्रों में ये अलग अलग जोन में बांट रहा है। चेतावनी प्रणाली में सुधार करके निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन से होने वाले प्रभावों को लगातार कम करने पर विचार किया जा रहा है। भूस्खलन के साथ ही फ्लड फ्लैश या फ्लैश फ्लड के विषय में भी हमें बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह घटना विशेष तौर पर बारिश के दौरान या उसके बाद जल स्तर में हुई अचानक वृद्धि के कारण सामने आती है और यह बहुत ही उच्च स्थानों पर छोटी अवधि में घटित होने वाली घटना है। आमतौर पर वर्षा और फ्लश फ्लड के बीच 6 घंटे से कम का अंतर होता है। कारण भारी बारिश की वजह से तेज आंधी, तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान, बर्फ का पिघलना आदि ऐसे अनेक कारण होते हैं जिससे फ्लैश फ्लड का प्रभाव जो है हमें देश के विभिन्न भागों में देखने को मिलता है। बांध के टूटने, मलबा प्रभाव के कारण भी यह चीज लगातार सामने आती रहती है। घाटी वाले स्थानों की जगह दृढ़ जमीन वाले क्षेत्रों में लोगों को रहना चाहिए। जिन जमीनों पर दरारें विकसित हो गई है वहां पर वर्षा जल और सतही जल की पहुंच को रोकने के लिए उचित कदम हमें उठाने चाहिए। और खास तौर से मैं सभी लोगों से यह जिक्र करना चाहूंगा कि अंधाधुंध और अवैज्ञानिक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा, सराहना करना चाहूंगा श्री अंकित जी तिवारी, जो कि मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और खास तौर से पर्यावरण जैसी मुख्य समस्या को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण को किस प्रकार से उसका क्षरण रोका जाए, पर्यावरण को किस प्रकार से हम अपने हितों के अनुकूल उसको प्रयोग करते हैं, पर्यावरण को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, इस क्षेत्र में श्री अंकित जी तिवारी लगातार काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष तौर पर उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मुझे यह मौका दिया आप लोगों से चर्चा करने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।